नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अलीगढ़ गरीब बेटियों की शादी के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में दलालों की मिली भगत से हुआ फर्जीवाड़ा। इस योजना में हुए घोटाले में दलालों की भूमिका सामने आई है। दलाल और कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने सांठगांठ कर फर्जी आवेदनों पर 69 लाख रुपए बांटे। फर्जीवाड़े की जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई है। समाज कल्याण विभाग उपनिदेशक संदीप कुमार द्वारा की गई जांच में 69 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा घोटाला अतरौल तहसील का है। इस घोटाले में दलालों के साथ साथ जनसेवा केंद्रों की भी संदिग्ध भूमिका है। पूरे घटनाक्रम पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी अनुदान योजना में घोटाले की बात समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी द्वारा की गई है। जांच सामने आई है। जल्दी दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस योजना का जिन लोगों ने फर्जी तरीके से लाभ लिया है उन लोगों से रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही आला अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि दोषी व्यक्ति कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, जांच रिपोर्ट अभी 2 दिवस पहले प्राप्त हुई है। जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसकी जांच की थी और उसमें कुछ तथ्य भी उन्होंने जांच रिपोर्ट में अपने अंकित किए हैं। उसके क्रम में आगे कार्रवाई करने हेतु प्रकरण को सीडीओ को संदर्भित किया गया है। शीघ्र ही जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने गलत पैसे अगर आहरित कर लिए होंगे तो उसकी वसूली भी होगी। अच्छा, साथ ही जो है उसके अलावा एक टिप्पणी और की गई, पारिवारिक लाभ योजना जो है उसकी जांच अभी कोई उसकी समाचारों में खबर प्रकाशित हुई, लेकिन अभी उसकी कोई जांच नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे एविडेंस आए हैं। तो अगर कोई सारभूत किस्म की शिकायत आती है तो उसकी भी जांच जरूर कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा इसमें जो प्रकरण की जांच हुई है ये उपनिदेशक समाज कल्याण अलीगढ़ मंडल ने की है इसमें, और इसमें पिछड़ा वर्ग के 157 प्रकरणों में आए हैं सामने। और आपने प्रक्रिया पूछी है तो उसमें ये है कि जो हमारा एक शासनादेश है उसमें शासनादेश में ये है कि ग्रामीण स्तर के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी और शहरी स्तर के लिए संबंधित उप जिला अधिकारी अपने स्तर से एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। वो नोडल अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र का भौतिक सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और पात्रता अपात्रता का पूरा वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही उसके उस फॉर्म की जो पात्र पाए जाएंगे उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं खंड विकास अधिकारी के ग्रामीण स्तर पे और उप जिलाधिकारी के। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर रुकी इंटरसिटी एक्सप्रेस भाजपा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के ड्राइवर को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। आज केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ और वहीं माता वैष्णो देवी धाम जाने वाली कटरा एक्सप्रेस का ठहराव निहालगढ़ में होगा। गाजीपुर से मां वैष्णो देवी धाम चलने वाली 14,611/12 ट्रेन कटरा एक्सप्रेस का निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी से लखनऊ तक चलने वाली 20,401/02 वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस का आज शुक्रवार से मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव हुआ। ट्रेन के आते ही एबीवीपी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के ड्राइवर को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड निरीक्षण किया गया। रिक्रूट आरक्षियों के चल रहे प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने जानकारी ली। पुलिस लाइन में भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गार्ड कमांडरों की रजिस्टर पेशी के दौरान दिए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करने की बात कही गई।
इसके पश्चात रिक्रूट आरक्षियों का साक्षात्कार लिया गया। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी प्रगति यादव, क्षेत्राधिकारी सौरभ सावंत और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। किदवई नगर क्षेत्र के गोवर्धनपुरवा में शहर काटकर सुबह 5 बजे से ब्लैक में शराब बेची जा रही, पर गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब की बिक्री हो रही है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बता दें कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र निराला नगर चीयर्स बार के बगल में सुबह से ठेका खुल जाता है। समय के विपरीत ही सुबह 5 बजे से ब्लैक में बिकने लगती है शराब। तो शराब की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ब्लैक में शराब बिकने लग जाती है तो वहीं आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और क्षेत्रीय प्रशासन की आंखों में अंधेरा छाया हुआ है, जो जानकारी के बाद भी अनजान बने बैठे हैं और कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, जानकारी के बाद भी अधिकारी अनजान बने हुए हैं। कानपुर से ये खबर है, जहां पर सुबह 5 बजे से ही शराब बिकने लगती है। अवैध तरीके से शराब का कारोबार चल रहा है और शराब की बिक्री सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी भी मौन बैठे हुए हैं। अधिकारी अनजान बन रहे हैं, जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। सुबह 5 बजे से ये शराब बिकने लग जाती है और वहां का प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। अवैध तरीके से ये शराब की बिक्री होती है। किस तरीके से एक व्यक्ति शटर के अंदर से शराब ले रहा है और किस तरीके से अवैध बिक्री हो रही है। हालांकि अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं से कानपुर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, हमें खबर मिल रही है कि शराब की अवैध बिक्री हो रही है। अवैध तरीके से कानपुर के शहर में शराब की अवैध बिक्री हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जो मामला है किदवई नगर के गोवर्धनपुरवा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर सुबह 5 बजे से शराब बिकने लगती है, जो कि तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें बोल रही हैं कि ये जो शराब है सुबह 5 बजे से बिकने लगती है और इसमें जो किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जो थाने की पुलिस है मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो पुलिस है इसने आंखों पर किस तरह की पट्टी बांध रखी है, जबकि उत्तर प्रदेश में शराब की खुलने की दुकान का समय निश्चित हो चुका है और शराब के बंद होने की जो समय है वो निश्चित हो चुका है। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि यूपी सरकार लगातार शराब को बैन करने में लगी हुई है। योगी सरकार इसके लिए कई कड़े प्रतिबंध भी लगा चुकी है, लेकिन फिर भी वहां के प्रशासन और शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, एक तरफ जहां योगी सरकार जो पूरी तरह से मतलब शराब पर जो एक समय सीमा निश्चित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ किदवई नगर थाना क्षेत्र जो है वहां पर पुलिस क्या है, सांठगांठ है कि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता है या संरक्षण जो भी कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आ रही, क्योंकि सुबह 5 बजे से शटर में एक छोटा सा मतलब वो बनाकर छेद बनाकर वहीं से बिक्री कर रहे हैं, जो कि तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि किस तरह से ये जो बेच रहे हैं। जहाँ एक तरफ रोड पर खड़े हुए एक व्यक्ति, पीने वाले व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, वहीं इतनी बड़ी जो दुकान चला रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रभात जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ कानपुर की एक ही दुकान में हो रहा है या फिर पूरे शहर भर में ये अवैध धंधा चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है? देखिए, पहले जो तस्वीरें हैं वो इस दुकान के सामने आई हैं, लेकिन अगर इस दुकान की तस्वीरें इस तरह से और थाने से लगभग ज्यादा दूरी नहीं है इस दुकान की, और ज्यादा तो ये पास में इस तरह से हो रहा है, तो कानपुर शहर में कई ऐसी दुकानें होंगी जहां पर इस तरह का कारोबार चल रहा होगा। बिल्कुल इस तरीके का कारोबार चल रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना बैठा है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इसमें क्या कुछ कदम उठा सकती है। धन्यवाद प्रभात,
हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अवैध तरीके से ये शराब का कारोबार चल रहा है और अधिकारी और वहां का प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। सुबह 5 बजे से ही ये शराब बिकना शुरू हो जाती है। पूरे कानपुर में यही हाल देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, और लेकिन फिर भी धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इसको लेकर क्या कुछ कठोर कदम उठा सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को लखनऊ आएंगी। लोक भवन में आयोजित एनडीए की बैठक में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों से मत और समर्थन देने की अपील करेंगी। बीजेपी की द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे को भव्य बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधेंगी। द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार दोपहर 3 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और एक और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अपना दल के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भी उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से वे बटलर पैलेस स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। शाम 6 बजे लोक भवन में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगी। वहीं मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को मत और समर्थन देने का आग्रह किया जाएगा। सपा और सुभासपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मनमुटाव अब सामने आ गया है। सियासी गलियारों में अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रसिद्ध ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। इसके साथ ही उनके बयान के सियासी गलियारों में कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सपा और सुभासपा के बीच चल रही आंतरिक रार अब दीवार बनती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बृहस्पतिवार को देखने को मिला। लखनऊ में सुभासपा के विधायक मौजूद थे, लेकिन वे सपा कार्यालय में आयोजित बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि जयंत चौधरी रालोद विधायकों को लेकर खुद पहुंचे थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लखनऊ आने पर सपा कार्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई गई। सूत्र बताते हैं कि सपा कार्यालय से सुभासपा और रालोद के शीर्ष नेतृत्व को भी बैठक में आने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में सुभासपा को बताया गया कि अभी बैठक तय नहीं है। फिर भी सुभासपा के सभी विधायकों को लखनऊ बुला लिया गया। वे लखनऊ में पहुंचकर बैठक में बुलावे का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे सुभासपा की नाराजगी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार इससे गठबंधन के बीच दीवार खड़ी हो गई है। सपा भी मनाने के मूड में नहीं दिख रही। इस संबंध में पूछे जाने पर सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने खुद के प्रदेश से बाहर होने की बात कहने के साथ ही इस मामले में जानकारी होने से इनकार किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे के बाद महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी के कार्यभार संभालने के मौके पर पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। नकवी ने स्मृति ईरानी को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर वर्ग के सम्मान के साथ सशक्तिकरण के संकल्प को आपके ऊर्जावान नेतृत्व में और मजबूती मिलेगी। स्मृति ईरानी ने बुधवार को खुद को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था और कहा था कि वे अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के माध्यम से देश सेवा का संकल्प निरंतर जारी रखेंगी।
तो वहीं गाजियाबाद में जर्मन शेफर्ड डॉग ने स्कूटर स्केटिंग कर रहे 5.5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को बमुश्किल बचाया गया। बच्चे के पिता ने कुत्ता मालिक के खिलाफ थाना नंदग्राम में केस दर्ज कराया है। मामला राजनगर एक्सटेंशन की गौर कैस्केड्स सोसाइटी का है। बता दें कि गौर कैस्केड्स सोसाइटी के टावर 1 में अभय कुमार परिवार सहित रहते हैं। अभय के अनुसार 6 जुलाई बुधवार सुबह उनकी पत्नी अनीता सिंह बेटे शाश्वत प्रताप सिंह को स्कूल छोड़ने जा रही थी कि तभी शाश्वत स्केटिंग करते आगे चल रहा था। इस दौरान एक जर्मन शेफर्ड प्रजाति के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। वो स्केटिंग करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ते ने एक बार फिर उसके पैर पर काटने का प्रयास किया। कुत्ते के मालिक और अन्य लोगों ने उसे बचाया। इसके बाद पीछे से बच्चे की मां दौड़ कर आई और बच्चे को उठाया। अभय कुमार ने बताया कि हमने डॉग मालिक अनिरुद्ध पवार की पत्नी को इस बारे में बताया। इस पर उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस जताने की बजाय अभद्रता करने की बात कही। इस दौरान वो अभद्रता करने लगे। अभय कुमार के अनुसार इस डॉग ने ऐसा तीसरी बार किया है। अभय की तहरीर पर नंदग्राम थाना पुलिस ने अनिरुद्ध पवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं यूपी के फतेहपुर के देवमई विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर और जोगापुर को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से पुरस्कृत किया गया। आज फतेहपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर की प्रधानाध्यापिका गीता यादव और प्राथमिक विद्यालय जोगापुर के अनुज कुमार को जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और मुख्य विकास अधिकारी सत्यप्रकाश ने स्वच्छ विद्यालय का प्रमाण पत्र, अंगवस्त्र और तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया। अगली खबर पुलिस की गुंडाई को लेकर है। गोवर्धन में पुलिस की गुंडाई सामने आई है। आपको बता दें कि आज से गोवर्धन में प्रसिद्ध मुड़िया पुणे का मेला शुरू हो चुका है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से गोवर्धन परिक्रमा लगाने पहुंच रहे। बस परिवहन निगम ने भी अपनी तमाम सेवाएं देने के लिए सैकड़ों बसें गोवर्धन के लिए लगा रखी है। इसी के चलते एक पुलिस वाले की गुंडाई सामने आई है, जिसमें सरे बाजार बस परिचालक और ड्राइवर से गाली गलौज और मारपीट की। कंडक्टर को पकड़ के खींच रहा है पुलिस वाला नीचे जबरदस्ती। तो पूरी सवारी बैठी है गाड़ी में, कह रहा कोतवाली बंद करूंगा, ये करूंगा, मुझे गाली दे रहा है, बुढ़े आदमी रहा बैठ के। अभी पुलिस आई नहीं आई? अभी कोई नहीं आया यहाँ। पुलिस वाले वो भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो करा में। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है। प्रयागराज के नैनी के अरैल में जजमानी को लेकर 2 दिन पहले हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले हनुमान तिवारी, शिव प्रसाद, राजा मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं हत्या में इस्तेमाल हुई DBBL गन और कारतूस भी बरामद हुई है। एसएसपी के मुताबिक जजमानी की दक्षिणा लेने की वजह से झगड़ा हुआ था। इसी के तहत घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस की क्राइम टीम और नैनी पुलिस की सक्रियता से पुलिस ने 2 दिन में हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर ताज के दीदार को लेकर है। वीकेंड पर ताज दीदार करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। रविवार को ताजमहल में नमाजियों के साथ पर्यटकों की भी फ्री एंट्री रहेगी। ईद उल जुहा के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आदेश जारी किया है। बकरीद पर ताजमहल की बुकिंग विंडो रहती है बंद, लेकिन ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने आदेश जारी किया है। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक नमाजियों के साथ साथ पर्यटकों को फ्री एंट्री मिलेगी। 3 घंटे की नमाज के दौरान ही ये पर्यटकों को एंट्री फ्री मिलेगी। वीकेंड पर फ्री में ताज के दीदार का लाभ देसी पर्यटक के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी उठा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 51 वर्षीय सिंधिया नागर विमानन मंत्री हैं। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वे तीसरे इस्पात मंत्री हैं। कामकाज संभालने से पहले सिंधिया ने यहां उद्योग भवन में अपने कार्यालय में अपनी मेज पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखी। उन्होंने इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। पूर्व इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। रामचंद्र प्रसाद सिंह पिछले वर्ष 8 जुलाई को इस्पात मंत्री बने थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का स्थान लिया था, जिन्हें मंत्रिमंडल फेरबदल में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। सिंधिया ने ट्वीट में लिखा कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। सभी शुभचिंतकों के आशीर्वाद से इस नए उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला हुआ है। उनको भाषण के दौरान गोली मारी गई। फिलहाल शिंजो आबे की हालत नाजुक बताई जा रही। उनके दिल ने काम करना भी बंद कर दिया है, सांस भी नहीं आ रही है। फिलहाल उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। गोली लगने के बाद आबे का काफी खून निकल गया था। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिलहाल एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उस हॉस्पिटल में गए हैं जहां शिंजो आबे भर्ती हैं। शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ। तब वे भाषण दे रहे थे। अचानक से आबे नीचे गिर गए। उनको शरीर से खून भी निकल रहा था। शिंजो आबे के अचानक ऐसे गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी कुछ आवाजें सुनी थी और तत्काल प्रभाव से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। यूपी के मथुरा के उपजिलाधिकारी सदर मथुरा प्रशांत नागर और क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक तिवारी द्वारा थाना गोविंद नगर पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें एक गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध शातिर अपराधी सुल्तान मुहिम उर्फ डेला की 55 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक कुमार तिवारी के द्वारा बताया गया कि इस शातिर अपराधी पर पशु कटान, पशु क्रूरता, शरीर संबंधित संघ और गंभीर अपराध गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं और ये एक शातिर अपराधी है। थाना गोविंद नगर के अंतर्गत जैसा कि शासन की मंशा उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुपालन में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके द्वारा संगठित तौर पर अपराध करके धन अर्जित किया जाता है। इसी प्रकार से उनके अपराधों को चिन्हित करते हुए उनकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में सुल्तान पुत्र स्वर्गीय नसरुद्दीन निवासी कट्टी खाना मनोहरपुरा थाना गोविंद नगर को चिन्हित किया गया। इनके विरुद्ध जनपद मथुरा में विभिन्न जगहों पर कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई प्रकार के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं। इसी क्रम में इनके विरुद्ध 166/22 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। यूपी और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।